ऑप्शनल 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 PSI विजनस। अजय बर्थ्स नेम है चाणक्य के। अजय अब्लिक विष्णुगुप्त स्टडिंग के दौरान, चाणक्य टीचिंग करने के कारण, कौटिल्य कूटनीति के कारण। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। पॉलिटिकल साइंस वेस्ट क्लास 1। पॉलिटिकल साइंस वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में फर्स्ट पेपर में सेक्शन ए में इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर और पॉलिटिकल थ्योरी। इथिक्स में इंडियन वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेटिव। और बुक पाश्चात्य राजनीति विचारक, प्लेटो से मार्क्स, RM भागट, PD शर्मा, OP गावा के पढ़े हुए हैं। GS4 इथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में काम आ जाएगा। सिलेबस वेस्टर्न थिंकर में प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक्स, रूसो, हीगल, कार्ल मार्क्स, बेंथम, JS मिल, TH ग्रीन, ग्रामसी, हन्ना आरंट, ईसा बर्लिन, ओक्सफोर्ड, मिल्टन फ्रेडमून, रॉल्स, मॉस्का, प्लेटो, आयरन, C राइट मिल्स। कॉन्टेम्परेरी थिंकर, पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत। प्लेटो में क्या क्या पढ़ना है? प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव, प्लेटो का आदर्श राज्य या उपादर्श राज्य, प्लेटो का न्याय पर दृष्टिकोण, प्लेटो का दार्शनिक राजा, प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, प्लेटो एवं अरस्तु के मध्य तुलना, प्लेटो का योगदान। सुकरात गुरु है, प्लेटो शिष्य हुआ, और प्लेटो से नीचे अरस्तु। सुकरात का प्लेटो पर प्रभाव। प्लेटो अपने गुरु सुकरात से 3 अवधारणाएं ली, जिसके आधार पर प्लेटो का संपूर्ण विचार टिका हुआ है, जो निम्नलिखित हैं। एक में सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज। दूसरा वास्तविकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रियलिटी। तीसरा ज्ञान का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नॉलेज। सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुण ही ज्ञान का साधारण तात्पर्य यह होता है कि दोनों एक ही हैं, क्योंकि बिना ज्ञान का सद्गुण संभव नहीं है। परंतु सुकरात का ज्ञान का तात्पर्य वह नहीं है जो वर्तमान विश्व में समझा जाता है। वर्तमान में ज्ञान का तात्पर्य पढ़ने लिखने से समझा जाता है, परंतु सुकरात में ज्ञान को नैतिकता एवं चरित्र से जोड़ा है, जो हमारी संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्धारित करता है। उसके अनुसार ज्ञान, न्याय, उत्साह, क्षुधा मतलब क्षत्रिय वाला, इत्यादि सबसे ऊंचा है। यदि ज्ञान का तात्पर्य सद्गुण है तो अज्ञान का तात्पर्य अवगुण। प्लेटो ने सुकरात की उपरोक्त अवधारणा के आधार पर ही दार्शनिक राजा का सिद्धांत का प्रस्तुत किया, जो सभी गुणों का स्रोत है। उसके विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। दार्शनिक राजा एवं समाज का हित एक समान है। दार्शनिक राजा मतलब सद्गुणी भी है और ज्ञानी भी। वास्तविकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रियलिटी, संपूर्ण आदर्शवादी दर्शन का आधार है। इस सिद्धांत के अनुसार वास्तविकता वस्तु के संबंध में ज्ञान है, न कि वस्तु के संबंध में ज्ञान पूर्ण, अनवरत एवं शाश्वत है, जबकि वस्तु क्षणभंगुर है और यह एक बाहरी अवधारणा है। सुकरात के अनुसार सुंदरता बिना सुंदर वस्तु के भी अस्तित्व में रह सकता है। सुकरात के उपरोक्त अवधारणा के आधार पर प्लेटो ने आदर्श राज्य की अवधारणा प्रस्तुत किया था, जिसमें दार्शनिक राजा का शासन, संपत्ति एवं पत्नी का साम्यवाद होगा। ज्ञान का सिद्धांत सुकरात के अनुसार ज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक में दृष्टिकोण या विश्वास या पूर्व अवधारणा या अनुमान, बी में वास्तविक ज्ञान।
प्रथम प्रकार का ज्ञान सदैव परिवर्तनशील होता है, इसीलिए इसे वास्तविक ज्ञान नहीं कहा जा सकता, परंतु दूसरे प्रकार का ज्ञान शाश्वत गुण गणितीय वैज्ञानिक ढंग से प्रमाणित एवं तर्क पर आधारित होता है। यही वास्तविक ज्ञान व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसीलिए सभी व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान एवं तर्क के आधार पर कार्य करना चाहिए। उसे प्रथा, परंपरा, दृष्टिकोण इत्यादि के आधार पर भटकना नहीं चाहिए। प्लेटो ने सुकरात से उपरोक्त अवधारणा लेकर इसे अपने आदर्श राज्यों में क्रियान्वित करने का प्रयास किया और यह आदर्श राज्य पूर्णतः ज्ञान पर आधारित है। दार्शनिक राजा वास्तविक ज्ञान का प्रतिनिधि है, वह प्रथा, परंपरा, दृष्टिकोण का दास नहीं है। इस आधार पर उसने अपने दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्लेटो का आदर्श राज्य। प्लेटो का आदर्श राज्य प्लेटो को समस्त चिंतन का केंद्रीय विषय है, जिसका उल्लेख उसने अपने चर्चित पुस्तक रिपब्लिक में किया है। अपने आदर्श राज्य के भवन निर्माण के लिए उसने न्याय सिद्धांत का आधारशिला तथा शिक्षा योजना एवं साम्यवाद के सिद्धांत को आधार स्तंभ के रूप में प्रयोग किया है। प्लेटो का मानना है कि व्यक्ति का बृहद रूप ही राज्य है और इस प्रकार उसने राज्य का आंगिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत की मूल अवधारणा यह है कि जिस प्रकार व्यक्ति से भिन्न उसके किसी भी अंग का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी तरह राज्य से भिन्न व्यक्ति का अस्तित्व नहीं होता, जिसे बाद में अरस्तू ने भी समर्थन किया है। अरस्तू के अनुसार मानव एक सामाजिक प्राणी है। अगर वह राज्य में नहीं रह सकता तो वह देवता या दानव है, मानव नहीं। प्लेटो के उपरोक्त सिद्धांत समकालीन आदर्शवादी विचारक हीगल को भी प्रभावित किया। हीगल के आध्यात्मिक शिष्य मुसोलिनी एवं हिटलर ने भी इसका समर्थन किया। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के निर्माण में 3 तत्वों विवेक, शौर्य, क्षुधा को उत्तरदायित्व माना, जो क्रमशः दार्शनिक राजा, सैनिक, रक्षक वर्ग, आर्थिक किसान के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिसे निम्नलिखित रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। दार्शनिक राजा में मैन ऑफ गोल्ड ब्राह्मण व्यक्ति का बृहद रूप राज्य है और सैनिक में चांदी मानव क्षत्रिय, कृषक में लोह मानव वैश्य। दार्शनिक राजा को ज्ञान और सैनिक के साहस रहना चाहिए और कृषक क्षुधा, बीच में व्यक्ति। छोटे अक्षर की तुलना में बड़ा अक्षर पढ़ना आसान होता है, उसी तरह व्यक्ति के स्थान पर न्याय का अध्ययन राज्य में किया जाना चाहिए। उपरोक्त प्लेटोनिक आदर्श राज्य के निम्नलिखित आदर्श विशेषताएं हैं। 1 में श्रम विभाजन, अर्थात प्रत्येक वर्ग अपने क्षेत्र विशेष में ही कार्य करेंगे। 2, कार्य विशिष्टता, बार बार एक ही कार्य करने से उसमें विशेषज्ञता स्थापित हो जाते हैं। 3, सामंजस्यता, कोई भी वर्ग एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इससे सामंजस्यता एवं सौहार्द स्थापित होता है। प्लेटो के आदर्श राज्य के कुछ मूल सिद्धांत हैं। न्याय आदर्श राज्य का प्राण है, जिसका कार्य उत्पादक शैली और शासक वर्गों में संतुलन रखकर उन्हें एकता के सूत्र में बांधे रखना है, ताकि राज्य के सभी अंग अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। 2, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, व्यक्ति की सभी विशेषताएं राज्य में पाई जाती हैं। 3, कार्य विशेष का सिद्धांत, अर्थात श्रम विभाजन, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को पूर्ण दक्षता एवं योग्यता से पूरा करे और राज्य की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। शिक्षा, न्याय का ज्ञान ही शिक्षा है। प्लेटो राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा के विस्तृत योजना प्रस्तुत करते हैं। 1 में नागरिक के 3 वर्ग, दार्शनिक, सैनिक एवं कृषक। दार्शनिक राजा का शासन, ताकि राज्यों में शांति और सुशासन स्थापित हो सके। संपत्ति एवं पत्नी का साम्यवाद, जो केवल दार्शनिक एवं सैनिक मतलब अभिभावक वर्ग पे लागू होते हैं। महिला एवं पुरुषों को समान अधिकार। 7वां, राज्य का लक्ष्य विशुद्ध आध्यात्मिक और नैतिक। राज्य के सीमित जनसंख्या 5040। राज्य का हित प्रधान एवं सर्वोपरि है, व्यक्ति उसका अंग मात्र है। प्लेटो के उपरोक्त मौलिक सिद्धांत पर आधारित आदर्श राज्य का विभिन्न राजनीतिक विचारों को
विचारकों ने कटु आलोचना की है। उनका मानना है कि आदर्श राज्यों का धारणा अतिशय कल्पना प्रधान और अव्यवहारिक है। मानवीय आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर राज्य के नागरिकों का वर्ग विभाजन करना वास्तविकता की अवहेलना है। यह विभाजन न तो स्वाभाविक ही है और न ही वैज्ञानिक आदर्श राज्य में उत्पादक वर्ग के उपेक्षा की गई है, उसे दासों के समान बना दिया गया है। न्याय सिद्धांत दोषपूर्ण और एक तरफा है, उसमें कर्तव्य को गिनाया है और अधिकारों की उपेक्षा की गई है। साथ ही उसके साम्यवादी व्यवस्था मानव समाज के मूल तत्वों और मानव स्वभाव के विपरीत उसका यह सिद्धांत पूर्वाग्रहों पर आधारित है और लोकतंत्र का विरोधी है। साथ ही इसमें शासक वर्ग को निरंकुश शक्ति प्रदान कर दी गई है जो राज्य के हित में नहीं है। इतना ही नहीं, शासन के लिए आवश्यक तत्वों को भी उपेक्षा की गई है। यद्यपि प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा में कई दोष हैं, फिर भी उसके इस अवधारणा में निहित कई यथार्थ तत्वों को स्वीकार करना होगा। जहाँ तक आदर्श राज्य के काल्पनिक और अव्यवहारिक होने का प्रश्न है, तो यह कह सकते हैं कि इसके कई व्यवस्थाएं व्यवहारिक भी हैं। प्लेटो का उपादर्श राज्य। प्लेटो अपनी रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज्यों में संशोधन करते हुए अपनी अंतिम कृति लॉज में उपादर्श राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, जो निम्नलिखित विशेषताओं पर आधारित हैं। आत्मसंयम का महत्व। एक में आत्मसंयम का महत्व। प्लेटो ने रिपब्लिक में न्याय को आदर्श राज्य का आधार माना है, जबकि लॉज में उसने न्याय के स्थान पर आत्मसंयम के तत्व को प्रमुखता दी है। यहाँ आत्मसंयम का तात्पर्य है विवेक तथा तृष्णा तत्वों का स्वतंत्र मेल। वह यह मानकर चलता है कि न्याय और आत्मसंयम एक दूसरे के सहचार्य हैं। सेबाइन ने इसे विधि का स्वर्णकाल कहा है। दूसरा, कानून की सर्वोच्चता। लॉज की प्रमुख विशेषता कानून की सर्वोच्चता कायम करना है। वह उपादर्श राज्य में 2 कारणों से कानून की जरूरत महसूस करते हैं। एक में प्रथम तो व्यक्ति में सामाजिक हित को समझने की क्षमता नहीं होती है। दूसरा, वह अगर इसमें सक्षम भी हो जाता है तो वह अपनी निजी स्वार्थ और इच्छाओं को वशीभूत होकर उसके अनुसार कार्य नहीं करता। अतः सामाजिक हित की पूर्ति के लिए कानून का निर्वहन आवश्यक हो जाता है। इसमें कानून की सर्ता शासक एवं सरकार से ऊंची होती है। शासक के लिए उचित है कि वह कानून के साथ सामंजस्य बैठाने का प्रयास करे। वह अपने को कानून का सेवक या दास समझे, न कि स्वामी। भौगोलिक स्थिति। तीसरा, भौगोलिक स्थिति। प्लेटो का कहना है कि समुद्र तट से पर्याप्त दूरी पर रहना चाहिए, क्योंकि सागर तट के निकट होने से विदेशी व्यापारियों को उस पर सदैव ही गिद्ध दृष्टि रहेगी और राज्य की रक्षा के लिए राज्य को अधिक सैनिक व्यय करना होगा। यह राज्य कृषि प्रधान होनी चाहिए, जिसकी जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। चौथा, पारिवारिक जीवन। इसमें महिलाओं के साम्यवाद को हटाकर राज्य के नियंत्रण में विवाह किए जाने का समर्थन किया है। पुरुषों के समान ही महिलाओं को शिक्षा और अपने कार्य क्षेत्र चुने जाने की बात कही गई है। पाँचवें, संपत्ति का व्यवस्था। संपत्ति का व्यवस्था। लॉज में प्लेटो संपत्ति के अतिरिक्त स्वामित्व को स्वीकार करते हैं, किंतु यह मानते हैं कि उस पर राज्य का नियंत्रण अनिवार्य है। संपत्ति के अधिकार को उसने समाज जन्म अधिकार माना है। उपादर्श राज्यों में प्लेटो इस बात के लिए अत्यधिक प्रयत्नशील है कि संपत्ति किसी भी प्रकार से अथवा किसी भी रूप में इस प्रकार का स्वरूप ग्रहण कर सके कि राज्य के अस्तित्व को उसे संकट पैदा हो जाए। छठा, शासन का स्वरूप। उपादर्श राज्य में प्लेटो सर्वोच्चता सरकार को न देकर कानून को देते हैं। उसके अनुसार सभी राजनीतिक संस्थाएं कानून के अधीन हैं। वह राज्य के शासन प्रणाली के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं करते हैं। एक में शासन चलाने के लिए एक लोकप्रिय साधारण सभा होगी। राज्य के सभी 5040 नागरिक इनके सदस्य होंगे और इसकी बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी। इसका प्रमुख कार्य राज्यों के अन्य संस्थाओं को चुनना है। दूसरा, राज्य में सलाहकारी बोर्ड होगा, जिसके सदस्यों की संख्या 37 होगी। ये कानून का संरक्षक होगा और इसका कार्य परामर्श होगा। तीसरा, राज्य में सलाहकार बोर्डों के आदेशों की क्रियात्मक रूप देने वाली एक वास्तविक रूप में शासन करने वाली एक अन्य संस्था प्रशासनिक परिषद होगी। इसके 360 सदस्य होंगे। इसका कार्य स्थानीय एवं बाजार की देखभाल करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति एवं मुकदमे की सुनवाई इत्यादि होगा।
मिश्रित संविधान लॉज के संविधान को विधान राजतंत्र कुलीन तंत्र तथा प्रजातंत्र आदि विधानों के आदर्श तत्वों का मिश्रण है। इन विभिन्न प्रकार के विधानों का प्रमुख तत्वों का मिश्रण करने के लिए प्लेटो ने वयस्क मताधिकार तथा वर्ग मताधिकार को अपनाया है। साथ ही विवेक एवं स्वतंत्रता में समन्वय बैठाने का प्रयास किया है। राज्य या संविधान का वर्गीकरण। शासन करने वाले लोगों की संख्या एक अच्छा या बुरा। एक राजतंत्र शासन करने वाले लोगों की संख्या एक अच्छा, शासन करने वाला अच्छा या बुरा। एक हो तो राजतंत्र, बुरा निरंकुश तंत्र। कुछ रहते तो अभिजात तंत्र या कुलीन तंत्र अच्छा रहे छे और बुरा रहे छे अल्पतंत्र। बहुत में राज व्यवस्था और बुरा में लोकतंत्र गणतंत्र। शिक्षा की व्यवस्था। उपादर्श राज्य का आधार स्तंभ शिक्षा है। उसके शिक्षा योजना सभी वर्गों के लिए व्यवहारिक है। न्याय व्यवस्था। न्याय प्रशासन के लिए 4 प्रकार के न्यायालय की व्यवस्था है। एक में अस्थायी पंचायती न्यायालय, दूसरा क्षेत्रीय न्यायालय, तीसरा विशेष चुने हुए प्रतिनिधियों का न्यायालय, चौथा संपूर्ण जनता का न्यायालय। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य रिपब्लिक के प्लेटो के उपादर्श राज्य का रिपब्लिक के आदर्श राज्य की तुलना में व्यवहारिक महत्व है। फिर भी राजनीतिक विद्वानों ने इसके निम्नलिखित दोष बताए हैं। एक में इसके भौगोलिक स्थिति यूनानी की जीवन शैली से मेल नहीं खाता है। दूसरा, राज्य की जनसंख्या केवल 5040 है, जो वर्तमान युग में संभव नहीं है। और तीसरा, शासन व्यवस्था का स्वरूप स्पष्ट नहीं है। चौथा, उसने निजी संपत्ति को रखने के अधिकार की बात की, परंतु इसकी पे इतने प्रतिबंध लगा दिए हैं कि यह निरर्थक हो गई है। यद्यपि इन आलोचनाओं के बावजूद भी इसमें वर्णित अनेक व्यवस्था जैसे शक्ति का पृथक्करण, शिक्षा व्यवस्था, कानून का सर्वोच्चता, राजनीतिक में धर्म की भूमिका, लोकतंत्र का समर्थन और व्यक्ति पे भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव आदि बातों ने बाद के राजनीतिक विद्वानों के चिंतन को अत्यधिक प्रभावित किया है। प्लेटो का न्याय पर विचार या न्याय का सिद्धांत। तत्कालिक ग्रीक समाज के न्याय की अवधारणा। एक में परंपरागत ट्रेडिशनल पॉलीमार्कस, दोस्तों का भलाई एवं दुश्मनों का बुराई कर्ज चुकाना। उग्रवादी रेडिकल थ्रेसीमेकस न्याय शक्तिशाली का हित और न्याय से अच्छा अन्याय है। व्यवहारिक प्रैग्मेटिक गैलेकॉन, न्याय भय का संतान है और कमजोरों के हित में है। महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो के राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण अंग न्याय का सिद्धांत है। इस सिद्धांत का विवेचन उसने अपनी सुप्रसिद्ध कृति रिपब्लिक में किया है। न्याय शब्द ग्रीक शब्द डाकिया /sin का अनुवाद है, जो अंग्रेजी के न्याय जस्टिस से अधिक व्यापक है। जहाँ प्लेटो के न्याय का संबंध सामान्यतः मानव के नैतिक जीवन तथा उसके कर्तव्यों का समावेश है, वहीं आधुनिक न्याय शब्द का संबंध केवल कानून से है। प्लेटो के न्याय का सिद्धांत। प्लेटो द्वारा प्रस्तुत न्याय की अवधारणा का उल्लेख करने से पूर्व तत्कालीन ग्रीक समाज में प्रचलित न्याय की अवधारणाओं को विवेचन करना वांछनीय है, जिसे निम्नलिखित रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। परंपरागत न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन सेफलस और उनका पुत्र पॉलीमार्कस है। उनके अनुसार न्याय का तात्पर्य शक्ति, बोलना एवं कर्ज चुकाना है। साथ ही न्याय प्रत्येक व्यक्ति को वह देने में है जो उसके लिए उचित है। सेफलस के अनुसार न्याय का क्रियान्वयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि दोस्तों को फायदा और दुश्मनों को हानि हो। प्लेटो इस अवधारणा का खंडन करते हुए कहते हैं कि न्याय सभी पर एक समान लागू होता है और यह कला नहीं है और न ही व्यक्तिगत रूप से किसी पर लागू होता है। उग्रवादी सिद्धांत के अंतर्गत न्याय को प्रभावित करते हुए थ्रेसीमेकस ने कहा है कि न्याय मजबूत लोगों का हित है, जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत पर आधारित है, इसीलिए न्याय से अच्छा अन्याय है। प्लेटो ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि शासन आवश्यक रूप से सबसे शक्तिशाली लोगों का नहीं होता है। यदि न्याय शासक का हित है तो न्यायप्रिय
व्यक्ति वह है जो शासक के आदेशों का पालन करता है, किंतु ऐसा न्यायप्रिय व्यक्ति किसी प्रकार से अधिक शक्ति प्राप्त कर लेता है तो ऐसे स्थिति में उसके लिए शासक के आदेशों का उल्लंघन करना भी न्यायपूर्ण होगा। व्यवहारिक सिद्धांत। न्याय का व्यवहारिक सिद्धांत का विवेचन करते हुए ग्लेकॉन कहते हैं कि न्याय भय का सिद्धांत है और कमजोर वर्ग के लोगों के हितों को संबोधित करता है। प्लेटो ग्लेकॉन की इस अवधारणा का खंडन करते हुए कहते हैं कि कानून एवं न्याय किसी संविदा पर आधारित, संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित बाह्य वस्तु नहीं हो सकता है, क्योंकि यह व्यक्ति की आत्मा का आंतरिक गुण है। इस प्रकार उपरोक्त अवधारणाओं को खंडन करते हुए प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उसके अनुसार न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। ई फॉस्टर के शब्दों में जिसे हम नैतिकता कहते हैं वही प्लेटो के लिए न्याय है। प्लेटो व्यक्ति और समाज में पिंड और ब्रह्मांड का संबंध मानते हैं और उसका मानना है कि राज्य व्यक्ति का विराट स्वरूप है। व्यक्ति की आत्मा में जो गुण एवं विशेषताएं पाई जाती हैं उसकी विशाल स्वरूप राज्य में भी पाई जाती है, जो स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे छोटे अक्षर की तुलना में बड़ा अक्षर पढ़ना आसान होता है, उसी तरह व्यक्ति के स्थान पर राज्य में न्याय की अवधारणा का खोज किया जाना चाहिए। प्लेटो के अनुसार सभी व्यक्ति में 3 गुण पाए जाते हैं: ज्ञान, साहस, क्षुधा, जिसे राज्य में क्रमशः दार्शनिक, सैनिक एवं कृषक के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। यदि प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति अपना निर्धारित कार्य करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे तो यही न्याय है। प्लेटो की इस अवधारणा को निम्नलिखित रेखाचित्र के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। शासन, दार्शनिक राजा, स्वर्ण मानव, ब्राह्मण, इंडियन फिलोसफर। न्याय के सिद्धांत, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, हस्तक्षेप, सामंजस्यता। और सैनिक में सुरक्षा, सैनिक का काम है सुरक्षा का, और चांदी मानव है, क्षत्रिय है। कृषक लौह मानव है, वैश्य एवं शूद्र आर्थिक गतिविधि करता है। ज्ञान, क्षुधा, साहस, बीच में राज्य अवलिक व्यक्ति। चित्र अनुसार हम देखते हैं कि जिस प्रकार मानवीय आत्मा का निर्माण ज्ञान, साहस एवं क्षुधा से होता है, उसी प्रकार राज्य का निर्माण भी 3 तत्वों दार्शनिक, सैनिक और कृषक से होता है। इन तीनों तत्वों को राज्य में 3 अलग अलग वर्ग द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। कुछ व्यक्तियों में विवेक की प्रधानता होती है तो कुछ में साहस, तो कुछ में तृष्णा या क्षुधा की। जिनमें विवेक की प्रधानता होती है वो शासक वर्ग का निर्माण करते हैं और जिनमें साहस की प्रधानता होती है वो सैनिक वर्ग का निर्माण करते हैं और जिनमें क्षुधा की प्रधानता होती है वो उत्पादक वर्ग का निर्माण करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्लेटो के अनुसार न्याय के 2 रूप हैं, व्यक्तिक और सामाजिक। व्यक्तिक न्याय मानवीय आत्मा में मौजूद तीनों सद्गुणों विवेक, साहस, क्षुधा में समन्वय एवं संतुलन बनाए रखना है, जबकि सामाजिक न्याय में उसका तात्पर्य समाज का तीनों वर्ग शासक, सैनिक और कृषक द्वारा अपना निर्धारित कार्य करते हुए समाज में सामंजस्यता एवं एकता बनाए रखने से है। उपर्युक्त वर्णित प्लेटो के न्याय सिद्धांत के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1 में प्लेटो का न्याय बाह्य जगह की वस्तु न होकर आंतरिक स्थिति है। वह किसी बाह्य शक्ति द्वारा किसी पर आरोपित नहीं किया जाता। वह व्यक्ति की आत्मा का प्रतिनिधित्व, जिसे आत्मा का एक विशेष समन्वयात्मक गुण कहा जा सकता है। दूसरा, न्याय हस्तक्षेप के सिद्धांत से संयुक्त है। आदर्श राज्य में हर एक वर्ग के कार्य निर्धारित हैं और सामाजिक न्याय प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा करता है कि वह दूसरे सदस्यों के कार्य में हस्तक्षेप न करें। तीसरा, प्लेटो का सामाजिक न्याय कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है, अर्थात सभी वर्गों को अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने से विशेष ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे राज्य का विकास सुनिश्चित ढंग से होगा। चौथा, उसके आदर्श राज्यों में न्याय की स्थापना दार्शनिक शासक वर्ग द्वारा की गई है। योग्य शासन के लिए सैनिक तथा शासक वर्ग में संपत्ति तथा पत्नी के साम्यवाद की व्यवस्था है, जो निस्वार्थ समाज सेवा की प्रकृति का निर्माण कर सकेगी। व्यक्ति और समाज दोनों ही स्तर पर न्याय गुण की प्राप्ति के लिए प्लेटो एक व्यवस्थित शिक्षा क्रम प्रस्तुत करते हैं, जिसके अभाव में आदर्श शासक एवं आदर्श राज्य की स्थापना संभव नहीं हो सकती।
प्लेटो का राज्य एक नैतिक इकाई है, अतः उसका न्याय सिद्धांत भी एक नैतिक मान्यताएं हैं जो कानूनी नहीं है। उपरोक्त विशेषताओं पर गौर करने पर हम यह पाते हैं कि यूनान की तत्कालीन परिस्थितियों की पुष्टि से न्याय की अवधारणा उपयोगी थी और उसका अपना महत्व था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए प्लेटो की न्याय सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित आधार पर की जा सकती है। एक में बार्कर के अनुसार इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय ही नहीं है, वह मनुष्य को केवल अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना मात्र तक है। दूसरा, प्लेटो का न्याय निष्क्रिय है। न्याय के बल पर व्यक्ति अधिकारों के लिए संघर्ष करता है, परंतु प्लेटो के रिपब्लिक में वह इतना आत्मसंयमी और मर्यादित कर दिया गया है कि वह अब सामाजिक उत्थान की प्रक्रिया में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभा सकते। तीसरा, प्लेटो के सामाजिक न्याय सिद्धांत में कर्तव्य को प्रधानता दी गई है, व्यक्तिगत अधिकारों को नहीं, जो कि सच्ची न्याय की अवधारणा में कर्तव्य और अधिकार दोनों का समावेश होना चाहिए। चौथा, प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य का अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यता के अनुसार कार्य करना और उसका विशेषीकरण प्राप्त करना, किंतु इस प्रकार के विशेषीकरण से व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक जीवन में बाधा उत्पन्न हो जाएंगे। इसके द्वारा किए गए कार्य विशेषीकरण का न्यायिक स्थिति जाति एवं वर्ण व्यवस्था का स्वरूप धारण कर राज्य में एकता के स्थान पर विषमता उत्पन्न करेगी। 5 में उसके अनुसार राज्य के सैनिक एवं शासक वर्ग पारिवारिक सुख एवं संपत्ति से वंचित कर दिए जाएंगे। उसका यह विचार मानव स्वभाव एवं नारी मनोविज्ञान के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। छठा, अपने न्याय के सिद्धांत को क्रियान्वित करने के लिए वह दार्शनिक शासकों को इतनी शक्ति प्रदान कर देता है कि वह निरंकुश बन सकते हैं। विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद प्लेटो के न्याय सिद्धांत के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों के परिस्थितियों के संदर्भ में इसका महत्व नितांत आवश्यक है। प्लेटो कालीन यूनानी समाज में बड़ी अव्यवस्था फैली हुई थी और प्रत्येक राज्य धनी तथा निर्धन और परस्पर विरोधी वर्गों में बटे हुए थे। उस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस क्रियात्मक रूप से प्रचलित तो था ही, थ्रेसीमेकस जैसे उग्रवादी विचारक बुद्धि एवं तर्क के आधार पर इसे न्याय संगत ठहरा रहे थे। इनके विरोध में नैतिकता एवं सदा आचरण को प्रतिष्ठित करने के लिए तथा तत्कालीन राज्य और सामाजिक व्यवस्था की कुरीतियों को दूर करने के लिए प्लेटो ने श्रेष्ठ तर्कों के आधार पर न्याय के विचार को प्रतिपादित किया।